प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम हार दो। मित्रों नमस्कार, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के मध्य आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड के साथ। जी हाँ, आज उपस्थित है हमारे मध्य जयराम शुक्ल जी, जिन्हें आप सभी एक पत्रकार के रूप में जानते हैं, जिनकी गिनती देश के नामचीन पत्रकारों में और साहित्यकारों में होती है। बिल्कुल आज हम चर्चा करेंगे उनके जीवन के तमाम संघर्षों के बारे में, उनके जीवन के आयाम के बारे में, उनकी रचना धर्मिता के विषय में और सबसे महत्वपूर्ण जो है उनकी पत्रकारिता के विषय में। तो आइए आज इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। स्वागत करती हूँ दादा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति जी। आपका ये जो अनुष्ठान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस नाते कि इससे जो साहित्यकार हैं हमारे विभिन्न क्षेत्र के, उनका दस्तावेजीकरण हो रहा है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में दादा ये सब आप सभी का आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, जिसके कारण मैं इतना कुछ सोच पा रही हूँ। मुख्य रूप से जब आदमी बड़े लोगों की संगत में होता है तो कुछ ना कुछ तो सीखता है निश्चित रूप से, और मुझे आप सभी का सानिध्य ही है जो यहाँ तक लाने में सहयोगी हो रहा है। जी दादा, मैं और हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म स्थान क्या है, कहाँ से हैं आप, और इतना कुछ कैसे सोच पाते हैं, कैसे लिख पाते हैं? देखिए, मेरा जन्म तो जबलपुर में हुआ जी। मेरे पिताजी वहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में जी कर्मचारी थे, और लाइकली जब भारत चीन का युद्ध छिड़ा था उसी बीच में मेरा वहाँ पे जन्म हुआ जी। और जन्म के करीब 7-8 बरस वहीं बीते, और इसके बाद फिर मैं आ गया गांव। जी। माताजी गांव आ गई, पिताजी वहाँ सर्विस ही करते रहे, और जो एक संयुक्त परिवार में बंटवारे के बाद की जो स्थिति बनती है उसकी वजह से वो गांव आ गई जी। तो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो तो बड़ी हरदी गांव में हुई जी। और बहुत ऐतिहासिक गांव है और मुझे बहुत गर्व है, मैं उस गांव का रहने वाला हूं और उस कुल का हूं जिसने बड़े वेदाचार्य दिए, व्याकरणाचार्य दिए। खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में हमारा जो कुल है उसका बड़ा नाम रहा है, और मैं तो बहुत छोटा हूं उन सब के मुकाबले जिन्होंने वेद, व्याकरण, रामायण, महाभारत, भागवत गीता, पुराण, इन सब पे, ज्योतिष, इन सब पे महारत थी और उनका बड़ा नाम था। उसी कुल से हूँ। और फिर खेल के क्षेत्र में भी हमारे कुल के लोगों का बड़ा नाम था। कैप्टन बजरंगी प्रसाद जी जो ओलंपियन थे और पहला अर्जुन अवार्ड उनको मिला। हमारे भाई एक रंगनाथ शुक्ल जी थे जो भारत की वॉलीबॉल टीम के मेंबर थे, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका सियाचिन ग्लेशियर में राफ्टिंग करने का। क्या बात है। मेरा बेटा खुद बहुत बड़ा एथलीट है और नेशनल फॉरेस्ट गेम का 2 साल से लगातार चैंपियन हो रहा है। तो कुल मिला के खेल भी है, साहित्य भी है, और यही सब चीज़ें हमारे संस्कार में और हमारे कुल परंपरा में चलती चली आई हैं, और कोशिश है कि उनका निर्वाह करते रहें। जी, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ ये बड़ी हरदी बैकुंठपुर के पास पड़ती है, और वहाँ पर मुझे जहाँ तक संज्ञान में है पंडित जी त्रिपाठी जी वहीं के हैं। कालिका त्रिपाठी जी हमारे रिश्ते में भी बड़े भाई हैं और बहुत बघेली के बड़े मूर्धन्य कवि, साहित्यकार, कहानीकार, और उनका गजब का अध्ययन जो है तो लोक भाषा को लेकर गजब का अध्ययन है। और मुझे लगता है कि लोक भाषा के कवियों में यदि देश के श्रेष्ठ 2-4 कवि हैं, जिसमें मैं कैलाश गौतम का नाम लेता हूँ, रमेश रंजक का नाम लेता हूँ, लक्ष्मण मस्तूरिया छत्तीसगढ़ के उनका नाम लेता हूँ, और उसी क्रम में कालिका प्रसाद त्रिपाठी भी बहुत उद्भट लोक भाषा के कवि, हमारे अमोल भट्टरोही है लोक भाषा के कवि। मतलब एक ऐसे कवि जो जिन्हें लोक भाषा को अकादमिक तरीके से प्रस्तुत किया। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा विस्तार से मैं जानने की जिज्ञासा रखती हूँ इस क्षेत्र के बारे में। जैसे आपने बताया कि खेल के कई सारे व्यक्ति आगे आ रहे हैं, और मैंने कहीं एक रेडियो में सुना था 2-4 वर्ष पूर्व कि वहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वहाँ से भी कई सारे लोग, बहुत हमारे घर में, हमारे परिवार में, लगभग हर परिवार में मिलिट्री के जवान हैं
और सिपाही से लेके अधिकारी तक, कमीशन अफसर तक। और ये बड़े गर्व का विषय है कि आज़ाद भारत के बाद, चाहे वो तत्काल का पाकिस्तान से युद्ध हो, फिर 62 का युद्ध हो, 65 का हो, 71 का वार हो, करगिल का युद्ध हो, हमारे वीर जवानों ने, हमारे जो परिवार में पैदा हुए बच्चों ने अपने अपने मोर्चे में, हमारे दोनों चाचा मिलिट्री में रहे जी। एक 65-71 के वार को लड़ा। तो निश्चित है, सतना में एक गांव है चूंद। अच्छा। चूंद में हर दूसरे घर में मिलिट्री का लड़का है। क्या बात। और पूरे देश में झुंझुनू और ये चूंद दो एक ऐसे जगह हैं जहाँ सबसे ज्यादा शहीद हुए। ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि ये मैं उस परिवार, उस गांव का हूँ जहाँ के बच्चे अभी भी मिलिट्री को पहली प्राथमिकता देते हैं, मिलिट्री में जाते हैं। क्या बात है जी। आपकी शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई? नहीं, प्राथमिक शिक्षा तो बड़ी हरदी में हुई। इसके बाद फिर मैं मॉडल स्कूल रीवा में आया जी। और उस समय मॉडल स्कूल एक बड़ा प्रयोग था पूरे उसमें, पूरे मध्य प्रदेश में। मॉडल स्कूल जैसी संस्था एक बड़ी प्रयोग के रूप में थी। 1975 में शुभारंभ हुआ, 74 में जी उस स्कूल का, और 76 में मैंने उसमें एडमिशन लिया। और उस स्कूल ने बहुत संस्कार दिए, क्योंकि वो उस स्कूल का नाम ही बहुउद्देशीय था जी। तो उस स्कूल में सब कुछ, साहित्य, बागवानी, कारपेंट्री, पेंटिंग्स, खेलकूद से लेके हर चीज, माने जो सर्वांगीण विकास छात्रों का होता है, उस समय मॉडल स्कूल में वो होता था। बिल्कुल, निश्चित रूप से शिक्षा का यही उद्देश्य भी होना चाहिए। वर्तमान समय में तो अधिकांश देखने में आता है कि लोग शिक्षित हैं, साक्षर, मतलब साक्षर हैं, शिक्षित नहीं हैं। हाँ, वो सही है। मतलब आज हम जिनको पढ़ते हैं और जो सबसे सार्थक लेखक हुए हैं, जिनको हम सबसे ज्यादा स्मरण करते हैं, उद्धृत करते हैं, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर ने कहा, मस कागज छुओ नहीं, कलम धरो नहीं हाथ। कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे। वो तो श्रुति परंपरा का, स्मृति श्रुति परंपरा के कवि थे। और कबीर से बड़ा कवि तो, कबीर तो कई मामलों में और कई मसलों में तो तुलसीदास से कई कदम आगे के कबीर है। यथार्थवादी हैं, बिल्कुल बेबाकी से वो होते हैं। बिल्कुल। मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हमारे श्रोता मुख्य रूप से जिज्ञासु हैं कि आपकी जो उच्च शिक्षा है वो? नहीं, उच्च शिक्षा फिर जबलपुर में हुई। अच्छा। जबलपुर में एक बड़ा ऐतिहासिक कॉलेज है, पूरे मध्य प्रदेश का पहला कॉलेज है। अंग्रेजों ने खोला था, रॉबर्टसन कॉलेज। लगभग उसके उस कॉलेज के 200 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जी। तो चूंकि सेंट्रल इंडिया में जो सबसे बड़ा मुख्यालय था अंग्रेजों का, वो जबलपुर था। तो उस कॉलेज को पहले जो रॉबर्टसन कॉलेज के नाम से जाना जाता था जी, और अब साइंस कॉलेज के रूप में जाना जाता है। तो मैंने वहाँ पे अध्ययन किया, वहाँ BSc की मैंने जी, और MSc की वहीं से। फिर जबलपुर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का पाठ्यक्रम किया 1983 में। और मुझे सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में पहला वो पत्रकारिता का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में। फिर प्रकारांतर में जाके मैंने BHU में पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की जी। फिर पत्रकारिता में जितना हमको काम करने को भी मिला, उतना पढ़ाने को भी मिला। बहुत से विश्वविद्यालयों में फैकल्टी के रूप में रहा। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से 5 साल 6 साल प्रोफेसर एडजंक्ट के रूप में। और रीवा का जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का जो परिसर है, हमारे ही थोड़ा मतलब हमारी ही पहल थी। और मुझे लगा कि विंध्य क्षेत्र जो इतना मेधावी रहा है साहित्य के क्षेत्र में और विविध क्षेत्रों में जी, वहाँ पे इस तरीके की संस्थान होने जरूरी है। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश या पूरे देश में जो पत्रकारिता का स्तर विंध्य प्रदेश के समय और उससे पहले इस क्षेत्र का था जी, वो कम से कम जो आज यूनाइटेड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आप मान ले तो वो नहीं था। लाल बलदेव सिंह जैसे यशस्वी पत्रकार रहे जो वेंकटरमन के सेनापति थे। क्या बात है। लेकिन वहाँ उन्होंने एक संपादक के रूप में भारत भ्राता नाम का अखबार निकाला। बहुत ही यशस्वी अखबार था। खुद छापा खाना चलाते थे, बंगाल से सीख के आए थे। और भारत भ्राता का पत्रकारिता जगत में बहुत बड़ा नाम है। बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे विंध्य क्षेत्र में रहे। वो शांति निकेतन में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। विशाल भारत जैसे अखबार के संपादक थे। लेकिन ओरछा कुंडेश्वर में आए, टीकमगढ़ के राजा ने उनको किया, मधुकर
नाम का एक अखबार निकाले। तो इस तरीके से और भी बहुत विद्या निवास जी का यहाँ कार्यस्थल रहा है, यानी विद्या निवास का जो समग्र व्यक्तित्व हम आज देख पा रहे हैं, तो उसकी जो आधारशिला है वो विंध्य ने रखी है। उनके प्रारंभिक जितने भी निबंध हैं उसमें आप रीवा की विंध्य की झलक देख सकते हैं, चचाई प्रपात को पढ़ सकते हैं, यहाँ के जनजीवन को पढ़ सकते हैं, यहाँ के आम्रकुंजों के बारे में उनके ललित निबंधों में आप देख सकते हैं, यहाँ के वन प्रांतर लोक बाग सब उनके लेखन के विषय रहे। तो ये बहुत गौरव भूमि है साहित्य की क्षेत्र से, संस्कृत की क्षेत्र से। पहला जो है तो हिंदी साहित्य का जो पहला नाटक है वो यहाँ लिखा गया, जो संस्कृत साहित्य का पहला गद्य है कादम्बरी वो यहाँ लिखा गया। महर्षि वाल्मीकि ने तमसा के किनारे रामायण की रचना की, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस भले ही बनारस और अयोध्या में लिखा हो, लेकिन उनके चित्त में हमेशा चित्रकूट ही रहा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्चार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी पुण्य भूमि है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस भूमि में पैदा हुआ। पैदा क्या हुआ मतलब ये हमारी की जो गर्भनाल है हमारे कुल की वो इस भूमि से जुड़ी हुई है, और मुझे यहाँ सेवा करने का और यहाँ का आशीष प्राप्त करने का सौभाग्य। बिल्कुल। सर यहाँ से जो सीधी क्षेत्र वो मुझे शायद सही पता है, गलत पता नहीं, सिद्ध भूमि के नाम से जाना जाता है। उसका देखिए हर जो नाम है उसके पीछे कोई ना कोई कथा तो जरूर होती है। सीधी तो बहुत अद्भुत है। बीरबल वहाँ पैदा हुए और बाणभट्ट की वो तपोस्थली रही। जो श्रृंगी ऋषि कहते हैं उनका भी सिगरौली के साथ रिश्ता जोड़ते हैं। तो सिद्ध भूमि रही होगी निश्चित, मैं मानता हूँ। और वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ का वातावरण है, वहाँ की प्राकृतिक संरचना है, वहाँ की नदियाँ हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ का जनजीवन है, वहाँ के वन्य जीव है, वो सब में हमको दैवीय भाव दिखता है। मुख्य रूप से जबलपुर से ही आपकी उच्च शिक्षा के साथ ही साहित्य और हर चीज के वैसे मैं देखिए साहित्य का जो प्रेम है एक तो परिवार की संस्कार से मिला, यद्यपि वो संस्कृत साहित्य से जुड़े हुए लोग थे जी। हमारे परिवार में, लेकिन रामकथा और ये महाभारत, रामायण और महाभारत दो ऐसे आदि ग्रंथ हैं जिनको बचपन से पढ़ने को मिला, और इससे बड़ा साहित्य की कृति कोई इस विश्व में है ही नहीं। तो साहित्य का वास्ता तो रामचरितमानस, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण, इन सब से मिला। तो एक साहित्यिक अभिरुचि जागृत होने के पीछे एक ये पृष्ठभूमि है। और मैं जब मॉडल स्कूल में पढ़ता था तब से ही हमको कविताओं का जो है तुकबंदियाँ होती हैं, आदमी शुरू में तुकबंदी और तमाम भी करता। तो नौवीं में था तो विज्ञान दिवस पे कोई एक प्रतियोगिता थी, तो मैंने पहली कविता तुकबंदी। अच्छा जी। तो वो विज्ञान दिवस पे था, विज्ञान और प्रकृति को लेके जी। तो और इस तरीके से फिर मेरी एक बहन थी, वो हमसे 3-4 साल छोटी थी। तो वो स्कूल में जब पढ़ती थी तो 15 अगस्त 26 जनवरी में उसको कविता पढ़ना होता था, उसकी साथी देती थी। तो हमारे पास तो कहीं कोई किताब रहती थी, तो अचानक कह दे कि हमको कविता चाहिए भैया। तो फिर वो तुकबंदी में कोई ना कोई कविता अपन राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र इसकी लिख देते थे, तो उसको पढ़ती थी। तो कविताओं का जो वास्ता पड़ा वो तो 9वीं से ही हमने लिखना पढ़ना ये शुरू कर दिया था जी। स्वांता है सुखा है, और बहुत अच्छा लगता था। हर आदमी वैसे मूलता है कवि होता है जी। हर चीज में कविता और संगीत होता है। आप देखें कि हवा सरसराती है उसमें भी एक संगीत होता है, चिड़िया चहचहाती है उसमें भी संगीत होता है, नदी की लहरों में, झरनों में भी एक संगीत होता है, ये खट खट की आवाज आ रही, ये भी अपने आप में एक संगीत है। तो ये दुनिया जो संगीत में है ना, इसलिए मतलब ये बोलते हैं ना कि जो नाद ब्रह्म, तो ये संगीताचार्य तो शंकर जी भगवान है। बिल्कुल। नृत्य के गुरु भी वही हैं, संगीत के भी गुरु वही हैं। तो शब्द, अक्षर, ब्रह्म, ये जो सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही नाद ब्रह्म, डमरू की धुन से ये संगीत प्रारंभ हुआ, रचनाएं, ये तो हम सब चीजें हैं। पत्रकारिता से जुड़ाव कैसे?
देखिए, पत्रकारिता ये तो सही है कि मतलब मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, MSc किया वनस्पति विज्ञान से, PMT की भी तैयारी की और दिमाग में था कि कुछ करेंगे। दरअसल क्या है कि हम जो निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं जी, तो उनके बच्चों का कोई लक्ष्य तय नहीं होता है। बिल्कुल। मतलब वो लड़का IAS की भी परीक्षा देता है और उसी इंटेंसिटी के साथ पटवारी की भी परीक्षा देता है, उसको जॉब एनी हाउ कैसे भी मिल जाए। तो मेरा इस क्षेत्र में आने के पीछे एक तो मैं बहुत तैयारी करता था प्रशासनिक नौकरियों के लिए जी, और बैंक और SSC की कुछ परीक्षाओं को पास भी किया और मतलब यदि चाहता तो उसमें नौकरी भी करता। बैंक में तो PO हो गया था, SSC में स्टाफ सर्विस कलेक्शन, वो कर्मचारी चयन आयोग जो होता है। लेकिन मुझे लगा कि मेरा लक्ष्य ये नहीं है। हमको बहुत कम उम्र में नौकरी, BSc पास किया तो मुझे बैंक की नौकरी लग गई और तब मैं एक तो अंडरवेट था, 54-55 किलो मेरा वेट था और मूछ रेखा ये सब कुछ आई नहीं और बैंक के PO में नौकरी लग गई। छिंदवाड़ा में हम गए ज्वाइन करने परासिया में, तो वहाँ पे एक जगह एक होटल में 1-2 हफ्ते तो रोज अपना शीशे में अपना चेहरा देखते थे कि क्या मेरी उम्र नौकरी करने की है कि अभी और कुछ करने का है। बहरहाल अच्छा निर्णय रहा हो या बुरा निर्णय रहा हो, और मैंने वो नौकरी उसको छोड़ दिया और आने के बाद फिर मैंने MSc भी ज्वाइन किया कि नहीं अब हम कॉलेज में पढ़ाने की सोचेंगे, मतलब अभी तो कोई उम्र है ही नहीं नौकरी करने की। लेकिन इस बीच में एक दुर्भाग्य ये था कि मध्य प्रदेश में जो PSC की सर्विसेज हैं एक तरीके से बंद थी। 4-5 बरस वो जो 80 और 85 का बड़ा भयावह दौर था और उसमें एडहॉकिज्म बहुत जबरदस्त थी। मतलब बिना परीक्षा के किसी को प्रोफेसर बना देना, किसी को नौकरी ये कर देना, CO नियुक्त कर देना और CMO बना देना, और ये सब कुछ एक बड़ा करप्शन का बड़ा दौर था वो मध्य प्रदेश में। अब लोग याद करते होंगे उस दौर को, लेकिन मेरी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई। मेरे साथ बहुत से ऐसे मेधावी लड़के हैं जो जिनने लक्ष्य बना के रखा था कि हमको प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, लेकिन वो बेचारे नहीं गए, बेरोजगार होके आज घर में बैठे हुए हैं। कुछ ने रोजगार अपना बदल दिया। तो उसी बीच जब हम तैयारी करते थे तब हमको देश दुनिया इन सब के बारे में एक समझ पैदा हुई। अखबार खूब पढ़ते थे, नई दुनिया अखबार था, अंग्रेजी के अखबार थे, इलस्ट्रेटेड वीकली, टाइम्स ऑफ इंडिया। उस समय बहुत से प्रकरण थे पत्रकारिता के जो बहुत अट्रैक्ट करते थे। एक तो अरुण शौरी का AR अंतुले कांड हुआ था, तो अरुण शौरी रेडियो में सुने अरुण शौरी। एक सैमूर हर्ष बहुत बड़े पत्रकार थे अमेरिका के, उनका और मोरारजी भाई देसाई का एक बड़ा विवाद हुआ था। प्रीतीश नंदी उस समय इलस्ट्रेटेड वीकली में आए थे, उनके इंटरव्यू बड़े चर्चित रहते थे। फिर स्थानीय अखबारों में देखते थे कि संपादकों का, रिपोर्टरों का बड़ा इज्जत, बड़ा सम्मान होता है। तो तब से मेरे दिमाग में कुछ तो पत्रकारिता कुछ चीज़ है जो ये प्रशासनिक सेवा और इन सेवा से यदि बेहतर तरीके से की जाए तो बहुत अच्छी हो सकती है। राजेंद्र माथुर जी को पढ़ता था उस समय, उनके लेख पढ़ता था और उनके बारे में जब जाना कि कॉलेज में प्रोफेसर थे अंग्रेजी के और छोड़ के पत्रकारिता करने लगे, तो मुझे ये लगा कि पत्रकारिता कुछ न कुछ तो इसमें है जो दूसरी चीज़ों से अलग हटकर है। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जन संचार और पत्रकारिता का एक विभाग खुला। तब मैं MSc उस साल कर ही चुका था, तो फिर मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। उसमें एडमिशन लेने के बाद फिर दुनिया में पत्रकारिता क्या है और पत्रकारिता का इतिहास क्या है, पत्रकारिता के मायने क्या है, फिर उसमें लग गया। तो फिर मैंने बिल्कुल तय कर लिया कि अब हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको सिर्फ यही करना है। वाह, क्या बात है। वास्तव में इस विषय की बात करें या तैयारी की जो आपने बात की, वर्तमान समय में मैं भी शिक्षा से जैसे जुड़ी हुई हूँ तो देखती हूँ छात्रों में एक समस्या रहती है। वो समस्या ये है कि उनको डेट याद नहीं रहती, तिथियां याद नहीं रहती किसी भी क्षेत्र की, जो आप बखूबी उसको याद करते हैं। और कई सारे वक्तव्यों को मैंने सुना है। कई चीज हमको भुलक्कड़ भी हूँ, हो सकता है कि मैं जिससे आज मिला हूँ और कहीं रास्ते में देखूं तो मैं भूल जाऊं, लेकिन ये मेरी वृत्तिगत मजबूरी है इन सब चीजों को याद रखने की। क्योंकि आदमी जिसको डूब के जिस काम को करता है, जैसे अब इस समय चुनाव चल रहा है, तो मुझे 1952 के चुनाव से लेके अब तक की सभी बड़ी घटनाएं पूरे देश की और विभिन्न क्षेत्र की याद है। अच्छा।
हो सकता है कि तारीख में हेर फेर हो जाए, लेकिन जितनी भी बड़ी घटनाएं विंध्य क्षेत्र से जुड़ी हुई, प्रदेश से जुड़ी हुई और देश से जुड़ी हुई, लगभग मुझे हर घटनाएं जो इलेक्शन से जुड़ी हुई हैं और लैंडमार्क घटनाएं हैं जिनका जिक्र होता है, वो याद रहती हैं। और वो याद इसलिए रहती है कि आदमी जिस क्षेत्र में डूब के काम करता है या सोचता रहता है, वो उसका जो दिमाग का जो हार्डवेयर है उसमें स्थायी रूप से वो अंकित हो जाता है। बिल्कुल, मतलब बार बार उसी चीज को मनन करना मुख्य रूप से। और दूसरा क्या है ना कि ये किताबें ये सब देख रही हैं, एक भी लाइन बिना संदर्भ के मैं नहीं लिखता, एक भी लाइन बिना जाने समझे और बिना उसके तार्किक परिणति के मैंने लिखा ही नहीं। इसलिए मैं देश के उन सौभाग्यशाली पत्रकारों में हूँ जिनके खिलाफ न तो कभी मानहानि की नोटिस मिली, क्या बात, और जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस नहीं मिली। मैंने कभी अपनी लिखी खबर का कभी खंडन करने की नौबत नहीं आई, क्योंकि मैं खुद मानता हूँ कि गलत खबर लिखना या गलत सूचना देना एक बहुत बड़ा अपराध है वास्तव में। मुख्य रूप से मैंने पढ़ा भी है कई बार आपको, तो ये चीजें देखने में आई कि उसमें तथ्य होता है, बहुत सारा अध्ययन होता है, तो ये बहुत अच्छा लगा आप में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो पुस्तकें हैं लगभग कितनी आपकी लिखी जा चुकी हैं अभी तक? भी पुस्तकें देखिए, लिखने का क्या है, हम तो लगातार लिखते रहते हैं, लेख के रूप में, निबंध के रूप में। मैं तो निबंध या लेख या इस तरीके की चीजें लिखना तो बहुत उम्र में, यानी मैं 24-25 साल का रहूंगा तो अखबारों के संपादकीय पेज में लेख लिखने शुरू कर दिए थे, और तब से अब तक जारी लगभग 5-6 हजार से ऊपर लेख लिखे, और हर विषय पे है, पर्यावरण पे है, अध्यात्म में है, समाज में है, राजनीति पे है, बायोग्राफिकल है, लोगों के ऊपर है, तो इवन खेल पर है, अर्थनीति पे है। तो जो भी अपनी समझ में जब भी जैसा भी आता है तो लिखते रहते हैं। अब वो पुस्तकाकार आई नहीं, एक आध दो पुस्तक आई जो पर्पसफुली थी, जैसे विंध्य प्रदेश का एक आंदोलन खड़ा हुआ और छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो एक जरूरत महसूस हुई कि हम विंध्य प्रदेश पर कंसोलिडेट करके, केंद्रित करके कुछ ना कुछ साहित्य दें, ताकि लोग समझें कि विंध्य प्रदेश क्या था, क्या है, क्यों होना चाहिए। तो विंध्य प्रदेश पर एक किताब हमारी है। और दूसरा क्या है कि हमारा गौरव सफ़ेद बाघ को लेके कोई एक कंसोलिडेटेड लिटरेचर नहीं था, कोई ऐसी पुस्तक नहीं थी कि हम उस किताब को रख के सफ़ेद शेर के बारे में सब कुछ जान सकें जी। तो सफ़ेद बाघ के बारे में लिखा, वो मध्य प्रदेश सरकार ने उसको प्रायोजित किया, और जो ये मुकुंदपुर सफारी में आप पूरा व्याख्या केंद्र देखते हैं वो मैंने तैयार किया। क्या बात है। और सफेद बाघ को पर खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए लगभग हमने कम से कम 100-150 किलोमीटर के जंगल तो पैदल घूमे होंगे। लगभग 2-3 महीने लगातार जंगलों में घूमा, जहाँ सफेद बाघ के विचरण का और कैसे पकड़ा गया और कैसे क्या है, फिर उसके वैज्ञानिक पक्ष क्या है, इन सब की समझ को विकसित। तो एक पुस्तक है, वो हिंदी में भी अंग्रेजी में भी है, टेल ऑफ द व्हाइट टाइगर। तो ये पुस्तक हो गई है। शंकराचार्य जी पर एक पुस्तक हमारी आ रही है जी। और वो मध्य प्रदेश में अभी एक आत्मधाम ओंकारेश्वर में बना है, वहाँ शंकराचार्य जी की एक 108 फुट की ऊंची प्रतिमा है जी। तो शंकराचार्य पर एक समग्रता के साथ मैंने लिखने की कोशिश की है। ये सौभाग्य है इस भूमि का कि शंकराचार्य 2 बार यहाँ से प्रवास पर थे, गए। ओंकारेश्वर जाते समय, ओंकारेश्वर से बनारस और ओंकारेश्वर से प्रयाग जाते समय का उनका प्रवास यहाँ पर रहा, और पचमठा में उनका विश्राम रहा है, और 5वां मठ के रूप में वो विकसित भी हुआ है। वहाँ भी वहाँ आप जाएंगे, पचमठा में भी जाएंगे तो वहाँ भी शंकराचार्य और पचमठा का क्या रिश्ता रहा है वो सब हमने लिखा है जी। चारों मठ कैसे बने उसका भी इतिहास संक्षेप में रेखांकित किया है। तो ये थोड़ा बहुत किया है इस क्षेत्र में। हमारे निबंधों की, हर विषय के निबंधों की किताबें, पत्रकारिता पर तो हमारा बहुत समग्र लिखा है, क्योंकि मैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग को शुरू करने वाला भी मैं था, तो उसकी जो विषय सामग्री है वो मैंने किया। तो वो 4-5 वॉल्यूम में है, पर पुस्तक के रूप में अभी नहीं आई, और बच्चों को वो एक रीडिंग मटेरियल के रूप में उपलब्ध होती रही है। तो वो भी संयोजित हो जाएगी, 2-3 किताबें उसकी आ जाएंगी, निबंधों की आ जाएंगी, वो सब संयोजित होने का काम
हो रहा है। दरअसल क्या है ना, आदमी सतत लिखता है, अखबार में काम करने वाला आदमी रोज जीता है, रोज मरता है। यदि 2 दिन वो नहीं लिखता है तो उसको लगता है कि बहुत पीछे चला गया। तो ये रोज लिखने के चक्कर में जो पुराना लिखा हुआ है वो अब तक संयोजित नहीं हो पाया। यथार्थ ये जो पुस्तक आई है आदि शंकराचार्य पर, तो ये अभी अंग्रेजी वर्जन आ गया है उसका। जी। उसका हिंदी वर्जन आएगा। किस नाम से सर अंग्रेजी में? वही आदि शंकराचार्य। अच्छा, ये हिंदी में भी आने वाले हैं। एकात्मधाम करके। एक्चुअल में वो पुस्तक बहुत लिटरेचर पर केंद्रित नहीं है, शंकराचार्य के पर क्या क्या इस देश में हो रहा, बिल्कुल शंकराचार्य के बारे में इस दुनिया के लोग क्या क्या सोचते हैं। वो शंकराचार्य पर बायोग्राफी नहीं है जी। वो एकात्मधाम जो कि मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा स्वप्निल प्रादर्श है, उसको लेकर है। तो शंकराचार्य के बारे में को जानने के बारे में अब तक क्या क्या प्रयास हुए, दुनिया के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, देश के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, और हम एकात्मधाम के रूप में क्या स्थापित करने जा रहे हैं, इस पर केंद्रित है। इस पर वो केंद्रित है। जी जी। मुख्य रूप से कविताएं भी मैंने सुनी है, मुझे सब कविताएं तो मैं बताया, कविताएं तो लिखी हैं। एक्चुअल में मंच क्या है कि जो बड़े साहित्यकार रहे उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित रहा। बहुत कविताएं जो मैं पंडित दिनकर को पढ़ता रहा, और जो पाठ्यक्रम में मैथिली शरण को पढ़ा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत को पढ़ा, और तुलसी को तो पढ़ता ही रहा हूँ, कबीर को तो पढ़ता ही रहा हूँ। तो ये बड़े प्रेरित करते रहे। लेकिन पत्रकारिता में आने के बाद एक बड़ा जो सौभाग्य मिला, बहुत से कवियों से हमारा सीधे संपर्क हुआ जी। और बड़ा उनका स्नेह मिला। सुमन जी का बड़ा स्नेह मिला, सुमंगल सिंह सुमन जी। महादेवी वर्मा जी का बड़ा वो मिला, विद्यानिवास जी का जी। बाबा नागार्जुन को तो हमने बुलाया। केदारनाथ अग्रवाल आज के दौर के प्रगतिशील कवि हैं, इनको भी हमने यहाँ रीवा में बुलाया। तो इस तरीके से इनसे मैं बड़ा प्रभावित रहा। और मंची जब मैं 9वीं 10वीं पढ़ता था तो यहाँ पे बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन होते थे। अच्छा। बाल कवि बैरागी, नीरज, सोम ठाकुर, श्याम नारायण पांडे, और एक राजा वो थे संतोष राजा बुंदेला थे। कैलाश गौतम को वहीं सुना, मुकुट बिहारी सरोज को वहीं पे सुना, शमशी मीनाई जैसे उद्भट कवि को वहाँ पे सुना हमने जी। बशीर बद्र को तो बुलाया ही, माणिक वर्मा, इस तरीके के कवि थे। तो इनसे भी बड़ी प्रेरणा मिलती थी। और मुझे लगता है कि साहित्य की इस क्षेत्र में ये लोग वास्तव में यथार्थ काम कर रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ साहित्य जन जन तक उतना नहीं पहुंचता जितना जो वाचिक परंपरा से जो साहित्य पहुंचता है। तो उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेरित किया। तो उनकी प्रेरणा से थोड़ी बहुत कविताएं लिखने की कोशिश हमने की। देखिए, एक बड़ी ट्रेजेडी आज है जी। और जो पहले क्या है, जो कवि मंच में थे वो साहित्य में भी स्थापित कवि थे जी। महादेवी जी मंच की स्थापित कवि थी, बच्चन मंच के स्थापित कवि थे, दिनकर और सुमन ये मंच के स्थापित कवि थे, और पाठ्यक्रम में भी पढ़ाए जाते थे। बिल्कुल। तो वो गंभीरता इनमें रहती थी। यानी नीरज फिल्मों में भी गाए जाते थे, पढ़ाए भी जाते थे, और मंचों में सुने भी जाते थे। बिल्कुल। तो ऐसे बाबा नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, तो इस तरीके के बड़े कवि ऐसे हुआ करते थे। तो तब इन लोगों से बड़ी प्रेरणा मिलती थी। तो अपन थोड़े बहुत कुछ कविताई करने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे ये नहीं लगता था कि इसमें कोई गंभीरता है। और इसलिए मैं अपने आप को कवि के रूप में कभी प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुकबंदियां अपने आप में कविता नहीं होती। यदि तुकबंदी है तो कबीर की तरह तुकबंदी करिए, तुलसी की तरह तुकबंदी करिए, 2 लाइनों में उनमें एक गूढ़ अर्थ निकले। लेकिन अब तो वो 4 लाइन की तुकबंदी किया, उसको खींचते गए, और तो मतलब पूरा परिदृश्य ही बदल गया कविताओं का जी। तो कुछ कविताएं हम देखिए, क्या है कि हम तो कविताएं जो लिखे ऑन डिमांड, जैसे हमने बताया बचपन में जो कविता हमने लिखना शुरू की, तो हमारी छोटी बहन कहती थी कि आज 15 अगस्त 26 जनवरी कोई कविता लिख दीजिए, तो उस समय लिखते थे जी। और इसके बाद फिर ये इप्टा था, यहाँ पे कुछ कई नाटक मंडलियां थी, प्रयास, इप्टा, तमाम, तो ये लोग नुक्कड़ नाटक करते थे।
और नाटक करते थे, तो इनको गीतों की जरूरत पड़ती थी सूत्रधार के रूप में, इन सब के रूप में। तो तुकोंदी तो ठीक ठाक कर ही लेता था। तो इस नाते फिर मैंने कुछ 2-4 जनगीत लिखे। अच्छा। वो जनगीत लोगों में है। एक दिन तो मैं सर्च कर रहा था, तो बिहार की एक मंडली ने मेरे जनगीत को इस्तेमाल किया अपने किसी नाटक में। परसाई जी का नाटक है उखड़े खंबे, उसमें हमारे गीत का और अदम गोड़वी के गीत का, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी क्रेडिट लाइन भी उसमें उन्होंने दी। तो 2-4 जनगीत हमने लिखे ये, और अभी भी जो उस समय के नाट्यकर्मी हैं वो उनको जानते हैं, और ऐसा कोई बहुत गंभीर कविताएं नहीं लिखी जी। तो कुछ अगर आपकी इच्छा हो तो अब 2-2, 4-4 लाइनें हम सुना देंगे, क्योंकि एक तो जनगीत वो लंबे स्टेंजा वाले तमाम ये सब कुछ होते हैं। अपना के आगे सारी दुनिया गुलाम, साहब सलाम दादा साहब सलाम, रात दिना एक खून पसीना गोबर के, गोबर प्रेमचंद का एक कैरेक्टर है जी। मरी मरी के सौगार है जीना गोबर के, क्या बात है। कुल्हू के बैलस चुए पसीना गोबर के, हाड़ से चपक कर रह गई चाम, साहब सलाम दादा साहब सलाम। इसको बहुत अच्छे तरीके से लड़के गाते हैं जी। और संगीतबद्ध करके गाते हैं। ये बहुत कई नाटकों में इसका इस्तेमाल किया गया, और एक राष्ट्रीय अधिवेशन में मध्य प्रदेश का ये प्रतिनिधि गीत बन के एक बार गया था। एक राष्ट्रीय रंगकर्म का एक राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में हुआ था, तो मध्य प्रदेश की मंडलियों ने इसको वहाँ पे प्रस्तुत किया। फिर इसके बाद एक वो जो परसाई जी के व्यंग के आधार पर एक नाटक है उखड़े खंबे, उस पर भी इस्तेमाल हुआ। वो समकालीन स्थितियों पर है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो उभर के आते हैं सामने। नहीं सुनाए भजन कीर्तन, नहीं गान हुआ तान, नहीं दिखाए नाटक वाटक, ना कोई मंच मचान, हम तो सच बतलाने आए, सच ही सच दिखलाने आए, सच कहना जो पागलपन है समझो हम पगलाने आए। वाह क्या बात है। अब उसमें एक एक कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स, एक एक कैरेक्टर के बारे में मैं करता हूँ। उसमें एक कैरेक्टर नेता का है। ये लंबोदर पेट बड़ा है, इसमें सारा देश पड़ा है, सभी समस्या यहीं घुसी है, सारी जनता यहीं ठुसी है, देखो कैसे आग धधकती, देखो कैसे आप भक्ति, गजब हाजमा इसी पेट का, कुछ भी खाए पच जाता है, जनता का ये हाड़ चबाए फिर भी भूखा बच जाता है। क्या बात है। देखो ये अपने नेता हैं, ये कलयुग है, ये त्रेता है, ये जो कहें ये वही सब सच है, गीता और कुरान, नहीं सुनाए भजन कीर्तन, नहीं गान हुआ था। उसका जो बड़ा एक बहुत सारे, उसमें एक अफसर कैरेक्टर भी है। इनको देखो ये हैं अफसर जी, इनका जूता इनका दफ्तर, फाइल पर बैठे अजगरे, अपने हैं सच्चे रहबरे। जनता को ये सीधे चावे, मताहतों को मूर्ख बतावे, ये कागज में नहर बना दे, कारखानों में जहर बना दे। रीवा से भोपाल दिल्ली हर विषाद पर इनकी चालें, राजनीति ने पाला इनको, अब ये राजनीति को पालें। क्या बात है, क्या बात। इस तरीके से बहुत है, लेकिन इसमें एक पुलिस का कैरेक्टर भी है, इसमें साहूकार का भी है एक कैरेक्टर, उसमें एक जनता का भी एक कैरेक्टर है। मतलब ये बहुत लंबी कविता है, मतलब एक तरीके से अपने आप में एक नाटक है 1 घंटे का, ये पूरी कविता के रूप में। अच्छा। जिसमें सब कैरेक्टर पुलिस, जो इस सोसाइटी में, जो इस समाज में सबसे ज्यादा दखल देते हैं, वो सब कैरेक्टर इसमें है। अफसर भी, साहूकार भी है, पुलिस भी है, दलाल भी हैं उसमें। ये इनसे मिलो ये धर्माचारी, सत्य हिंसा के व्रतधारी, बिना हवा पानी के जीते, ये बस केवल लोहू पीते, धर्म इन्हीं पर बिका हुआ है, देश इन्हीं को टिका हुआ है, बड़े बड़े बंदे हैं इनके, जोरदार धंधे हैं इनके, मंदिर मस्जिद ठौर ठिकाने, इसमें इतने हैं तहखाने, ये घर बैठे ताश बिछाएं, इनके गुर्गे लाश बिछाएं, लाशों की ये वोट लगाएं, लाशों से ये वोट जुटाएं। क्या बात है, वाह। सुनो इन्हीं को धर्म के खातिर हो जाओ कुर्बान, नहीं सुनाए भजन कीर्तन, नहीं गान हुआ था। क्या बात है। हम तो सच बतलाने आए, सच्ची सच दिखलाने आए। किसान भी है उसमें जी, पुलिस भी है, तो एक जनता है जी, जिसे ये पूरा जो नाट्य गीत है, जिसका कंक्लूजन यहीं से होता है जी।
कि मरियल मरियल पीली पीली आंखें इसकी गीली गीली, फटे हाल या फिरे सड़क पर, थोक भाव या बिके सड़क पर, चाहे इसको पांव दबा दो चाहे इसको दांव दबा दो, यही हस्तिनापुर की जड़ है, यही हस्तिनापुर का फड़ है, यही समस्याओं की जड़ है। नहीं बोलती चुप रहती है, जुल्म तुम्हारे सब सहती है, पर एक दिन जब मुंह खोलेगी थर्रा कर धरती डोलेगी, तुम सब समझो मौज करोगे, सब कुत्तों की मौत मरो। वाह क्या बात है। ये तूफान आएगा एक दिन, ये विहान आएगा एक दिन, डंका बजा हो बोल कर हल्ला करते हैं ऐलान। वाह क्या बात। ये पूरे नाटक का कंक्लूजन है। क्या बात। कि वो जनता जिसको ये बाकी के जो कैरेक्टर हैं, जिसमें नेता है, जिसमें अफसर है, जिसमें ये ढोंगी साधु हैं, जिसमें पुलिस है, जिसमें साहूकार है जी, जिसमें ये दलाल टाइप के लोग हैं, तो ये सब जिस जनता को परेशान करते हैं तो उसकी परिणति फिर इस तरीके से होती है। बिल्कुल। नहीं बोलती चुप रहती है, जुल्म तुम्हारे सब सहती है, पर एक दिन जब मुंह खोलेगी बिल्कुल थर्रा कर धरती डोली। बिल्कुल। ये मत समझो मौज करोगे, सब कुत्ते की मौत मरोगे। वाह। तो इस तरीके से एक ये जनगीत, इसको भी बहुत गाया नाटक मंडलियों ने। विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय का जो गीत संगीत प्रतियोगिताएं होती हैं, तो रीवा विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि गीत के रूप में ये गया था और शायद इनाम भी मिला था इसको जी। तो इस तरीके की चीजें लिखते रहे, लेकिन मतलब कभी हम इसको अपनी यूएसपी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी वो क्षमता नहीं है कि हम मंच में एक कवि के रूप में कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि वो तो जबरदस्ती गला दबा के ताली बजाओ ताली बजाओ। पहले के कवि थे कि शांत रहना, ताली मत बजाना, चुपचाप सुनना। आज ताली ना बजाओ तो कवि मंच से जंप करके दर्शक का गला दबा देगा कि ताली बजाओ, चार लाइन सुनाएगा फिर ताली बजाओ। पहले नीरज वगैरह कविता सुनाते थे, कोई खटका हो जाए तो डांट के चुप कर देते थे, कोई बीच में ताली बजाए वाह वाह कर दे, चुप है, पूरी कविता तो सुनो भाई। अब तमाम उल्टा चलन है, कविता कब बोल दी पढ़ते हैं हम तो बहुत सारे ऐसे कवि देखते हैं आज के जमाने में कि वो कब कविता पढ़ते हैं, वो चुटकुला चुटकुला चुटकुला, बेशर्मी के साथ चुटकुला पर चुटकुला, चुटकुला पर चुटकुला, और 5 लाइन में ताली बजाओ वही, नहीं तो अगले जन्म में ताली बजाने पैदा हो गए। मतलब बहुत ही थर्ड क्लास के जुमले। मतलब ये आज के जमाने का जो मंच है कवियों का, देख के शर्म आती है। मतलब मुझे, मैं तो बड़ा मुश्किल है, जबकि अभी भी बहुत अच्छे कवि हैं, अभी भी बहुत अच्छे कवि हैं। 2-4 तो बेचारे रहे नहीं। देवल आशीष बहुत अच्छा कवि था, मंच में लोग उसको सुनते थे। किशन सरोज बहुत अच्छे कवि थे, अभी हमारे दोनों बीच में नहीं है। अभी भी अच्छी कविताएं लिखने वाले हैं, लेकिन उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलता। ये जो मस्खरे हैं और ये जो बतौलेबाज टाइप के लोग हैं, यही मंच पे छाए रहते हैं। तो अब इसलिए कवि सम्मेलनों में, पहले तो मुझे लगता है, मुझे इस बात का गौरव हासिल है कि मैंने देश में सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण कवि सम्मेलनों के संयोजक होने का मुझे अवसर मिला है। त्यूनी में कवि सम्मेलन आयोजित होता था 1986 से लेके अभी 2003 तक लगातार मैंने आयोजन किया, और देश का कोई ऐसा कवि नहीं जो ना इतना शीर्ष कवि कोई। एक बार तो एक कवि सम्मेलन में पद्मश्री बशीर बद्र, पद्मश्री नीरज जी और वो सुनील जोगी, कुमार विश्वास वगैरह को, कुमार विश्वास को तो एक तरीके से मध्य प्रदेश में ब्रेक हमने दिया जी। ये त्यूनी के कवि सम्मेलन में 2 बार बुलाया, यहाँ बुलाया, फिर भोपाल के कवि सम्मेलन में बुलाया। सरस्वती की कृपा है, बहुत आगे हैं। सुनील जोगी, सरस्वती की कृपा है, बहुत आगे ये लोग पहुंच गए हैं, और अच्छा अपनी अपनी जगह परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तमाम ये सब कुछ है, लेकिन एक ये जो मंच में चुटकुलेबाजी, भाषणबाजी और पॉलिटिकल सेटायर, आप भाषण में मत कहो ना, कविताओं में कहो ना। कितने मतलब भारतीय हरिश्चंद्र है। हम तो पत्रकारिता में श्रेष्ठ, कविता लेखन में श्रेष्ठ, नाट्य लेखन में श्रेष्ठ, साहित्य लेखन में श्रेष्ठ भारतीय हरिश्चंद्र 37 वर्ष की उम्र में क्या नहीं कर गए। वाह। तो अब उस तरीके की मेधाओं को देखना बड़ा मुश्किल है। प्रस्तुतिकरण है केवल। हाँ, सिर्फ वही। अब लेकिन ये बात भी सही है कि जो कम्युनिकेटर्स हैं
वो मंच के माध्यम से ये सबसे बड़ा है। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कुमार विश्वास को सुनने के लिए 2 लाख 4 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, और हिंदी कविता विपन्न नहीं है, ये इन कवियों ने स्थापित किया कि मतलब अभी तो ये मानते थे कि जो हिंदी है उससे आपका रुसुक नहीं बनेगा। हमको बहुत अच्छा लगा उस दिन, अभी शैलेश लोढ़ा यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं मंच में सबसे ज्यादा पारिश्रमिक रहने वाला कवि हूँ। तो हिंदी की एक एक लाइन, एक एक पंक्ति, आप उसके मूल्य को भी समझें और कीमत को भी समझें। आप फोकट में बोते हुए न मत फिरें। आप जो है, जैसे हम लोग पत्रकारिता में ये मानते हैं कि हिंदी की पत्रकारिता बहुत दरिद्र है, क्योंकि लेख लिखवा लेते हैं, कोई पैसा नहीं देते। लेकिन मैंने तय किया कि मैं वही लेख लिखूंगा, जो पहला लेख लिखूंगा उसी के लिए लिखूंगा जो उसका पारिश्रमिक देगा, जो हमारे सोचने विचारने और हमारे श्रम का भुगतान करेगा, हम उसी के लिए लिखेंगे। इसके बाद वो पहली कॉपी लिखने के बाद भले पंजीरी की तरह सब जगह बांट दें, लेकिन बिना पैसे के नहीं लिखते। तो वो हिंदी के कवियों को भी ये मर्यादा अपनी बनाई। ये नहीं कि मतलब हम कविता लिखे और 10 एक मजाक बनता है ना हिंदी कविताओं में कि कवि कविता लिखता है, फिर चाय के लिए आमंत्रित करता है, खर्चा करता है, फिर अपनी कविताएं सुनाता है, और फिर वो जब वहां से जाते हैं, क्या करें यार फंस गए थे, वो कविता सुनने के लिए बुलाया, चाय 1 कप पिलाई और साला 1 बाल्टी भर कविता सुना दी। तो ये स्थिति हिंदी कविता की नहीं बननी चाहिए। ये विपन्नता की स्थिति से हिंदी कविता को निकालना चाहिए, बचाना चाहिए। आपको अपने श्रम का, अपनी सोच का, अपने विचार का पूरा मूल्य ध्यान में रखना चाहिए और उसकी कीमत वसूलनी चाहिए। तो इसलिए हिंदी में सबसे ज्यादा साउथ फिल्में, हिंदी की फिल्में कमा रही, मतलब जितने उसके स्क्रिप्ट राइटर हैं, जितने गीत लिखने वाले हैं, कितना उनको मिलता है। इवन विज्ञापन की पंचलाइन लिखने वालों को भी बहुत मिलता है। तो हिंदी को आप अपनी वृत्ति की भाषा भी बनाएं। शांतः सुखाय रचना धर्म बहुत ठीक नहीं है। वो जमाना, वो दौर गुजर गया। आज के युग में शांतः सुखाय कुछ नहीं होना चाहिए। आप हिंदी को अपनी वृत्ति, यदि आप कवि हैं तो वृत्तिगत कवि बने, और आपकी कविता में, आपके साहित्य में इतना दम होना चाहिए कि सामने वाला उसका मूल्य समझे, और आप विपन्नता में न रहें, आप दरिद्रता में न रहें। आपका एक लेखन विदेश में जो कवि है, जो साहित्यकार है, जो उपन्यासकार है, वो बड़ा आदमी भी है, उसको खूब पैसे मिलते हैं। एक किताब छपती है, लाखों डॉलर रुपए उसकी बरसात हो जाती है, फिल्म वालों की लाइन लग जाती है, कुछ भी व्यर्थ का नहीं लिखते वो। तो इसका भी क्या है, मास्टर है, फिर कवि है, और फिर नौकरी कर रहा है, फिर कवि है, फिर कोई दूसरा धंधा कर रहा है, फिर वो कहानीकार है। यूरोप में ऐसा नहीं है। जो कहानीकार है वो कहानीकार है, वो दूसरे धंधे नहीं करता, सिर्फ कहानी लिखता है, और समाज उस कहानी की वजह से उसके परिवार को आश्रय देता है, उसको धन धान से संपन्न करता है। वो युग हिंदी के रचना धर्मिता में आना चाहिए। मराठी में कमोबेश ये आ चुका है, बंगाल में तो बहुत पहले आ चुका था, बांग्ला भाषा में, और जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, और इनमें भी ये सब चीजें आ गई हैं कि जो एक नाटककार है, जो एक कवि है, जो एक उपन्यासकार, जो कहानीकार है, वो वृत्तिगत तरीके से ये सब चीजों को करता है, और उसको दूसरे काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वास्तव में ये मूल रूप से कविता का, कविता नहीं, साहित्य, मतलब हर चीज। हम यदि पत्रकारिता करें तो पत्रकारिता हमारी वृत्ति होनी चाहिए। और हम यदि कोई दम ठोक कर कहता है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, तो मैं एक पत्रकार हूँ, हम उसी अंदाज में इसको लेना चाहिए। कुछ भी समाज सेवा नहीं होता। बिल्कुल। और समाज सेवा का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को, अपने घर परिवार को विपन्नता की स्थिति में रख के और अपने आप को लुटाते हुए चले और एक आदर्श कायम करें, वो कुछ नहीं होता है। पहले पुराने जमाने में समाज उनकी चिंता करता था, जो चिकित्सक, जो वैद्य, जो साहित्यकार, जो व्याकरणाचार्य, जो ज्योतिषाचार्य और जो ये सब कथावाचक होते थे, समाज उनकी चिंता करता था। बिल्कुल, है ना। तो आज समाज चिंता नहीं करता है, तो आपको समाज से अपना हिस्सा तो लेना पड़ेगा, यथार्थ, तभी तो आप इस पे टिक पाएंगे।
स्वांतः सुखाय जो है तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन व्यक्तिगत तरीके से हर चीज को, जिसको कहते हैं ना प्रोफेशनलिज्म, पूरे मतलब पूरे कौशल के साथ और पूरी व्यक्तिगत कौशल के साथ रचना धर्मिता को भी उसी दर्पण में देखना होगा, उसी अंदाज में देखना होगा। जी बिल्कुल यथार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई और वास्तव में हिंदी साहित्य और जो पत्रकारिता का संबंध है वो भी देखने में आया। तो चलिए मित्रों, अगले एपिसोड में एक नवीन रचनाकार के साथ में पुनः उपस्थित रहूंगी। हमारे बीच अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर जयराम शुक्ल जी को। तो चलिए अगले एपिसोड में पुनः एक नवीन रचनाकार के साथ उपस्थित रहूंगी। अभी आप सुन रहे थे हमारे मध्य जयराम शुक्ल जी को, जो एक बहुत ही जाने माने साहित्यकार और पत्रकार हैं, हमारे जिन्हें आप देश भर में सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अगले एपिसोड में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते, धन्यवाद।